गुड इवनिंग सर। आईटीआर की डेट एक्सटेंड हो गई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। टैक्स ऑडिट वाली हो गई है, वैसे वाली नहीं, नॉर्मल वाली नहीं। ठीक है सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो ये ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रही स्क्रीन? बाकी सब तो काम कर रहा है। एक सेकंड देना। लैपटॉप खराब हो गया। यार कुछ तो अच्छा बोल लो, जिंदगी में आए हो तो। सर छुट्टी देता हूँ। जाओ। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा चैप्टर है क्या? बड़ा तो नहीं कह सकते, पर छोटा भी नहीं कह सकते। और इसमें एक आंसर में लिखना बहुत पड़ता है। हाँ, लिखना तो पड़ता है। लेकिन
ये देखा सर, कह रहा था ना मैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कैश फ्लो मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, पैसे का आना या जाना दोनों कवर होते हैं। अब इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या फाइनेंसिंग, फिर उसमें क्या क्या आएगा वो हमने डिस्कस किया। फिर मैंने आपके साथ एक फॉर्मेट डिस्कस किया कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप हमेशा ऐसे ही लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं अलग अलग, तो इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, AS3 रिवाइज्ड। अब सबसे पहले स्टार्टिंग होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ना मेरा हैंड टच शायद कुछ सेटिंग बिगड़ गई होगी, देख लेंगे, कोई नहीं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप स्टार्टिंग करते हो नेट प्रॉफिट से। अब एक बात को समझने वाली है, वो ये कि हमारे कैश फ्लो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट वही है जो कैश में आया है, खर्चा वही है जो कैश में गया है। सिंपल सी बात है। अगर कैश में नहीं आया या कैश में नहीं गया तो वो हमारे लिए खर्चा या कमाई नहीं है एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, ये नेट प्रॉफिट आप जब निकालते हो तो ये नेट प्रॉफिट कहां से आया? ये नेट प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था ना 11th में, तो वो आपने बनाया, तो वहां से ये निकल कर आया आपका नेट प्रॉफिट। अब आपको पता है जब आप नेट प्रॉफिट निकालते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि नॉन कैश होते हैं। नॉन कैश का मतलब जिसमें एक्चुअली कैश बाहर नहीं गया होता, जैसे कि डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन में हमारा कैश बाहर नहीं गया होगा, लेकिन हमने उसको माइनस किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट किया होगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हम उसे अब क्या कर रहे हैं, वापस ऐड बैक कर रहे हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, यानी वो खर्चा नहीं था। आपने माइनस किया नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए, तो आप उसे वापस ऐड बैक कर रहे हो। जल्दी बताइए ये एक्सप्लेनेशन समझ आती है कि नहीं? यस सर। यस सर। बिल्कुल इस तरीके से लेके चलना है इसको। ऐसे ही होता है मेरे पास लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अभी मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया है बीच में। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मान लो आपका एसेट है 5 लाख का, आपने सेल किया 4,50,000 में, तो 50,000 का आपका लॉस होता था। क्या वो लॉस एक्चुअली में एक्सपेंस है? क्या वो एक्चुअली में आपके पास से कैश गया है 50,000 का? आंसर नो इज सर। नो। बल्कि आपके पास तो 4.5 लाख आया है, आपके पास से 50,000 गया नहीं है, आपके पास तो 4.5 आया है। तो ये जो 4.5 आया है ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देखो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा हुआ था। सर मतलब समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बताइए? सर ये 5 लाख और 4,50,000 मतलब। 5 लाख उसकी कॉस्ट थी, आपने उसको 4.5 लाख में सोल्ड कर दिया। हम्म। हाँ ठीक है, एक सेकंड, 50,000 फाइनेंस उसमें इन्वेस्टिंग। 50,000 आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लॉस सर। है,
नहीं नहीं, 50,000 आपका लॉस है। अब सवाल ये है कि ये जो हम 50,000 का लॉस बोल रहे हैं, क्या एक्चुअली में हमारा कोई 50,000 कैश हमारी जेब से आउटफ्लो हुआ है? नहीं हुआ है। हम्म, लेकिन हमने उसको बट सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया होगा जब नेट प्रॉफिट निकाला होगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो आप उसको डेबिट करते थे, याद होगा आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट के नाम से। तो आपने उसको डेबिट किया, आपने उसको माइनस किया, लेकिन एक्चुअली में आपकी जेब से 50,000 नहीं गए थे। तो ये भी हमारा एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हम उसे वापस ऐड कर रहे हैं। बोलिए दिशा। सर मैं कह रही थी जब हमने वो एसेट खरीदा था तब तो हमने पैसे दिए थे ना, उसके बाद जब हम हमने उस बेचा समय की हमने बात, बेचा तो लॉस हुआ ना। हाँ लॉस हुआ, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन कैश फ्लो में क्या उसे लॉस माना जाएगा? क्योंकि कैश फ्लो में खर्चा उसे माना जाता है जिसमें आपकी जेब से कैश गया हो। क्या 50,000 में आपकी जेब से एक्चुअली कोई कैश गया है? 50,000 रुपए नहीं गया है। नहीं समझा रहे, ओके। और खरीदना और बेचना उस एसेट को या उस इन्वेस्टमेंट को, वो वैसे भी आपका रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसीलिए आप देखो, जब आप इन्वेस्टिंग में होंगे तो वहां पर ये कवर होगा। ये रहा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां पर आपको 4.5 लाख मिले, आप उसे यहाँ शो करेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग में, क्या एक्चुअली आपकी जेब से 50,000 का खर्चा है? नहीं है। अब इसी तरीके से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में देखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का क्या मतलब होता है? हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसमें से कुछ अमाउंट उठाकर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें? जनरल रिजर्व में। उसमें से कुछ अमाउंट उठाकर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं, खर्चा मान लेते हैं। लेकिन यार, प्रॉफिट्स को निकालकर जनरल रिजर्व में डालना, ये तो हमारा एक तरीके से एक जेब से, एक पॉकेट से पैसा निकाला, दूसरी पॉकेट में जमा कर दिया। क्या एक्चुअली आपकी जेब से पैसा गया है? नहीं गया है। तो क्या ये माइनस होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं? वापस ऐड कर देते हैं। हाँ या ना करते रहो। यस सर। सर ये एक बार समझा दो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हम हमारा जो प्रॉफिट आया होता है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, और अपनी जो डेली अकाउंटिंग है, जो रेगुलर अकाउंटिंग है, उसमें हम उसे अपना एक्सपेंस मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या वो हमारा एक्सपेंस है? नहीं, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। कोई हमने बाहर वाले को पेमेंट थोड़ी की है, वो तो हमने अपने एक पॉकेट से पैसा उठा के दूसरी पॉकेट में डाल लिया। तो क्या वो एज एन एक्सपेंस माइनस होना चाहिए? कैश फ्लो कहता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा बाहर नहीं गया। तो प्लस कर देते हैं इसे। बिल्कुल सर। आप देखो ये अरे सारे वाला आइटम। सही नहीं लगा। क्यों नहीं ट्रांसफर, लगा सर? आप बताओ मुझे। सर इसमें पैसे मतलब जनरल रिजर्व ट्रांसफर ही तो किए ना, पैसे गए बाहर। पैसे बाहर नहीं गए लेकिन। बस खत्म सर, खत्म। आपका, जब मैं यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ तो अभी मैं उनको ऐड करा रहा हूँ जिसको मैंने माइनस किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली मेरा पैसा बाहर नहीं गया। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व उस लॉजिक पे बिल्कुल खरा उतरता है। ठीक है। इनको बोला जाता है नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोला जाता है? नॉन कैश। तो हम ये नॉन कैश को वापस ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि हमने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस में इन इन सबको सबको डेबिट डिडक्ट किया किया था। हुआ है। डेबिट किया हुआ था यानी माइनस किया हुआ था, लेकिन एक्चुअली में पैसा बाहर नहीं जा रहा। तो हम इन्हें वापस ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से एक होता है टैक्स मेड। ये जो टैक्स मेड है, ये बेसिकली हम एक प्रोविजन बना रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से प्रोविजन बना लेते हैं कि भाई हमारे को लगता है कि हमने इतनी, इस साल इतनी कमाई होगी तो हमारा इतना टैक्स बन सकता है। तो उतना टैक्स का अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन। सेम वैसे ही है जैसे जनरल रिजर्व है। हमने सिर्फ एक प्रोविजन बनाया
प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा उठाकर प्रोविजन में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा उठाकर प्रोविजन में डाल दिया। क्या अभी हमने एक्चुअली में टैक्स पे किया? नहीं किया, ये हमने टैक्स बनाया। लेकिन आप कहोगे सर कभी तो टैक्स पे करेंगे ना, बिल्कुल। जब पे करेंगे एक्चुअल टैक्स वो सर नीचे मतलब माइनस सिर्फ होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा टैक्स पेड माइनस। टैक्स पेड अलग है, टैक्स मेड अलग है। टैक्स मेड हम लोग एडवांस में बनाते हैं कि इतना टैक्स हमने बनाया, इतना हम प्रोविजन करेंगे। वो हमारा एक्चुअली में पैसा बाहर नहीं जाता, इसलिए हम उसे वापस ऐड बैक करते हैं। लेकिन टैक्स पेड जब होगा वो नीचे माइनस होगा। बहुत बताओ, एक एक पॉइंट समझना होगा, हालांकि अभी सारे पॉइंट वही चल रहे हैं, नॉन कैश एक्सपेंस। हाँ या ना तो करना पड़ेगा भाई, तभी आगे बढ़ पाऊंगा मैं। हाँ सर। यस हाँ सर। ठीक है, अब सुनो, इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ। इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ समझते हो? वो गुडविल तो वो वाली होती है ना। अभी इससे पिछले टॉपिक में जब मैंने डिबेंचर कराया था उसमें भी हमने राइट ऑफ किया था, याद है? मीन्स इसमें खत्म कर माइनस होगा देना। सर? हाँ, क्या कह रहे हो राघव? माइनस होगा इसमें? नहीं नहीं सर, ये तो ऊपर हेडिंग चली रही है ना, अभी तो वही प्लस ही होना है वैसे तो। मैं तो अभी राइट ऑफ का मतलब पूछना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ कि राइट ऑफ क्या है। बेसिकली हमारा कोई खर्चा होता है, जैसे कि मान लो मैंने 50,000 रुपये खर्च किए, इंटेंजिबल एसेट पे लिया, और उसकी लाइफ है 5 साल। तो मैं उस 50,000 को अपना एक्सपेंस उस ईयर में नहीं दिखाऊंगा जिस ईयर में मैंने पे किया, मैं उसको 5 साल में धीरे धीरे खत्म करूंगा, 10-10 हजार हर साल। जैसे डेप्रीशिएशन होता है ना, आप फिक्स्ड एसेट पे डेप्रीशिएशन लगाते हो और आप इंटेंजिबल एसेट पे राइट ऑफ करते हो उसको, अमोर्टाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। बताओ, समझ आया? नहीं सर समझ में नहीं आया। आपने 50,000 का एक पेटेंट रजिस्टर कराया अपने नाम पर, उसकी लाइफ है 5 साल। तो आप उस 50,000 के खर्चे को उस साल में नहीं शो करते जिस ईयर में हमने वो पे किया, हम उसकी लाइफ को धीरे धीरे बांटते हैं, जैसे हम डेप्रीशिएशन करते थे फिक्स्ड एसेट की। हाँ। तो 10,000 में हर साल राइट ऑफ करूंगा, यानी 10,000 में हर साल खर्चा दिखाऊंगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो उस 10,000 को राइट ऑफ करना कहा जाता है, वो मेरा खर्चा होता है। लेकिन क्या एक्चुअली में मैं उस ईयर में 10,000 मेरी जेब से जा रहे हैं? नहीं। नहीं जा रहे हैं। तो वो डेप्रीशिएशन ही है एक तरीके से, तो इसीलिए हम उसे वापस ऐड बैक करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस। ये तो मैंने आपके साथ अभी वो आइटम देखे जो मेरे क्या थे, नॉन माइनस हो कैश। रखे। नॉन कैश जो एक्सपेंस आपने माइनस किए हुए थे फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट क्योंकि वो नॉन कैश थे तो हम उन्हें क्या करेंगे, वापस ऐड बैक। लेकिन कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं, जैसे देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर या बोरोइंग। आपने इंटरेस्ट पे किया है डिवेंचर पे या बोरोइंग्स पे, तो इसमें तो आप कहोगे सर इसमें तो एक्चुअली में पैसा जा रहा है, तो ये तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस हुआ है तो बिल्कुल ठीक माइनस हुआ है, इसे क्यों वापस ऐड कर रहे हो? ये नॉन कैश थोड़ी है, यहाँ तो पेमेंट हो रही है। ये नॉन कैश नहीं है, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है। आप मुझे बताओ, डिबेंचर या बोरोइंग, या मैं कहता हूं डिविडेंड हम लोग पे करते हैं शेयर्स पे, ये भी सेम है। ये कौन सी एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है? डिबेंचर, शेयर्स, बोरोइंग, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से फाइनेंस। रिलेट कर रहे हैं। फाइनेंस। यस। तो ये कहाँ माइनस होने चाहिए थे? ये फाइनेंस में माइनस होने चाहिए थे। ये रहे। लेकिन आपने इसको कहाँ पे डेबिट किया हुआ था? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया हुआ था। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त ये माइनस हुआ था, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं। तो इसलिए यहां पर ऐड करो, और कहां पर माइनस करो? जो इसकी असली जगह बनती है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की तरह हो गया ना। कह सकते हैं सर। तो इसे कहा जाएगा नॉन ऑपरेटिंग। ये नॉन कैश नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। ऐसा खर्चा
जो खर्चा तो एक्चुअली में कैश तो गया है, लेकिन वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जल्दी बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ऐसे ही कुछ इनकम भी होती हैं जो आपकी ऑपरेटिंग से रिलेट नहीं करती, जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, या रेंट मिल रहा है। ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट थे सारे? इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना। इन्वेस्टिंग। तो ये इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग में ऐड होना चाहिए था, लेकिन आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम के नाम से क्रेडिट करते हो आप। जब आप ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो तो उसको अदर इनकम के नाम से क्रेडिट करते थे। तो वो गलत क्रेडिट, मतलब ठीक होता था, लेकिन कैश फ्लो कहता है कि भाई वो ये इनकम नहीं है, वो आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, वो आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, वो तो आपकी इन्वेस्टिंग की इनकम है, वो तो आप इन्वेस्टिंग में ऐड करो। यहां क्यों ऐड कर रखा है? तो यहां से माइनस कर दो। इसी तरीके से कहता है प्रॉफिट अगर आपको होता है फिक्स्ड एसेट पे, मान लो ये 5 लाख रुपए का एसेट अगर मैं 5,50,000 में बेचता हूं तो मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, क्या ये मेरी, जो मेरे को 5.5 लाख आया, क्या ये मेरी ऑपरेटिंग का फायदा है? नहीं, ये मेरी इन्वेस्टिंग का फायदा है। तो मैं इसे इन्वेस्टिंग में ले जाऊंगा, और इन्वेस्टिंग में मैं इसको सेल, जहां पे है ये रहा, सेल में ले जाके डालूंगा 5.5 लाख ऑपरेटिंग में है, लेकिन आपने इसको अदर इनकम में दिखा रखा होगा, इसलिए इसको माइनस करो। जल्दी बोलो। यस सर। तो भाग गया, आ गया। तो नेट प्रॉफिट में से जब हम इन सबको प्लस करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक फिगर निकल कर आएगी। इस फिगर को नाम दिया गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आप लोगों ने मेरे से रेशियो पढ़ा था, रेशियो में आपने वर्किंग कैपिटल पढ़ा था कि सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करना। वही इस लाइन का मतलब है कि अभी हमें वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट है ये। कौन सा? ये वर्किंग कैपिटल से पहले का प्रॉफिट है ये। अब इसमें वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की। तो एक सिंपल लॉजिक समझना, करंट एसेट अगर बढ़ रहा है या करंट लायबिलिटी घट रही है तो वो माइनस होगी। करंट एसेट अगर घट रहा है, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, तो वो प्लस होगा। लॉजिक तो ऐसा इसका नहीं समझा पाऊंगा, थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन एक जुगाड़ बता देता हूं कि ऐसा क्यों, क्या इसके पीछे मेंटेलिटी क्या चली। देखो, करंट एसेट अगर बढ़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो स्टॉक बढ़ रहा है, जुगाड़ है ये सिर्फ, तो इसका मतलब हमने और स्टॉक खरीदा है। अगर और स्टॉक खरीदा है तो हमारी जेब से पैसा गया होगा, माइनस कर दो। इसी तरीके से अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही है, तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब हमने अपने क्रेडिटर्स को चुका दिया, पे कर दिया, तो पैसा जा रहा है, माइनस कर दो। यानी इन दोनों पॉइंट्स में कहीं ना कहीं हमारी जेब से पैसा जा रहा होगा। और करंट एसेट अगर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हम एसेट बेच रहे हैं, पैसा आएगा। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो मतलब हमने और पैसा उधार पे लिया है। ये मेंटेलिटी लेके आपको उसको समझना है बस। ओके सर। जब इसमें से इसको माइनस और इसको प्लस करोगे तो ये जो निकल कर आ रहा है, इसको बोला गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया है, एक्चुअल पे किया है, कैश में पे किया है, उसे माइनस कर दो। और उसके बाद ये जो बचेगा ये आपकी ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया ए। तो ये कहानी शुरू हुई थी नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट में हमने नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट किया, नॉन ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस, नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम। एक्सपेंसेस। हाँ, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को हमने एडजस्ट किया, और एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट किया, और वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करके निकल के आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें से हमने माइनस किया क्या? टैक्स पेड। क्लियर है यहां तक?
Yes, Yes, sir. sir. ये ऑपरेटिंग Yes, एक्टिविटी। sir. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाकी दोनों सिंपल है। जो मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट से रिलेट है। अगर आप फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हो या इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो, पैसे आ रहे होंगे, ऐड कर दो। अगर आप इंटेंजिबल एसेट को बेच रहे हो, पैसे आ रहे होंगे, ऐड कर दो। इंटरेस्ट या डिविडेंड रेंट मिल रहा है, पैसे आ रहे होंगे, ऐड कर दो। अगर आप फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल या इन्वेस्टमेंट को खरीद रहे हो तो पैसे जा रहे होंगे, माइनस कर दो। इनको आपस में प्लस माइनस कर दो, ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। इसी तरीके से फाइनेंसिंग है। आपने शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए, पैसा आया, प्लस कर दो। आपने लोन रेस किया, लोन लिया, पैसा आया, माइनस कर, प्लस कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है यानी और पैसा आ रहा है, प्लस कर दो। डिविडेंड पे किया या आपने इंटरेस्ट पे किया, माइनस कर दो। डिवेंचर को रिडीम किया यानी रीपे किया, माइनस कर दो। लोन को रीपे किया, माइनस कर दो। सब कुछ करने के बाद जब आप, ये आपका सी आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जो आपके पास ये तीन आए, एक, दो, तीन, इन तीनों को आपस में प्लस माइनस करना, या तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। वो आपका ये बनेगा नेट इंक्रीज। अगर प्लस में आया तो इंक्रीज और माइनस में आया तो डिक्रीज। उसमें से आप फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये ना आपको दिया होगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बैलेंस शीट दी हुई है, तो इसमें ना बैलेंस शीट में आपको ये कैश दिए होते हैं। इस तरह से बैलेंस शीट दी होती है क्वेश्चन में, एक प्रीवियस ईयर की, एक करंट ईयर की, या मैं कह सकता हूं एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो ये जो ओपनिंग वाला है 20,000, ये है ओपनिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसको प्लस करो इसमें, ए प्लस बी प्लस सी करके जो आया था ना, ये इसमें ओपनिंग वाले को प्लस करो और ऑटोमेटिकली क्लोजिंग वाला आ जाना चाहिए। ये रहा ना क्लोजिंग वाला, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पर आपको पता लगेगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। अगर ये हो गया तो 99.99% आपका आंसर ठीक है। सर फिर 99.99% क्यों? क्योंकि हो सकता है ऐसा टू साइडेड एरर भी होते हैं। जी। क्लियर है जी तो यहाँ तक सबको? हमें याद बताओ बताओ। रखना पड़ेगा ना, हाँ जी। ये सब याद रखना पड़ेगा ना, किसके नीचे क्या क्या है। नहीं, जैसे ये टॉपिक वाइज आप इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे आइटम 2 भी एडिड है, तो ये आपको डेप्रिसिएशन पहले ही लिखना है, ये कोई जरूरी नहीं है, आप इनको आपस में चेंज कर सकते हो। ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी आपस में कर सकते हो। फिर इन्वेस्टिंग में आप कोई सा भी पहले बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंसिंग में पहले बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो तो मोटा जो मोटा आपको बैलेंस याद, शीट में पहले आ जाए वो लिख देना। हाँ हाँ, चलेगा। मैं ना एक बार 1 मिनट ले रहा हूँ, ये स्क्रीन हटा रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक ये हैंड नहीं चलेगा मेरा, मैं लिखूंगा कैसे इस पे। अभी तो मैं समझा रहा था।
किसी को आइडिया है क्या इस सेटिंग का? क्या हुआ है? स्क्रीन टच काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे तेसर का भी नहीं काम कर रहा तो उन्होंने बदलवाई, फिर क्या बदलवा दिया? स्क्रीन बदलवा दी ना पूरी। टच वाली टच स्क्रीन काम नहीं कर रही ना। हाँ, अरे वो कोई सेटिंग में दिक्कत है। हाँ।
आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरा काम नहीं ओके कर रहा, सर। मुझे सेटिंग देखनी पड़ेगी एक बार, सॉरी। थैंक ये यू। सर सर थैंक यू सर। अरे सर नहीं। थैंक